आज का विषय की महत्वता और व्याख्याता को हम सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अब परम आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार राव, सहायक प्राध्यापक बिहार नेशनल कॉलेज पटना से, जो हमारे बीच उपलब्ध है। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं आपके विस्तृत परिचय के लिए परम आदरणीय अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक संदीप कुर्मी सर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आपके परिचय का विस्तार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय कुर्मी सर। धन्यवाद आशीष। हमारे बीच अगले विद्वान विषय वक्ता डॉक्टर दीपक कुमार राय हैं। ये बिहार के मधुबनी जिला के हैं। डॉक्टर राय ने स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से किया है और स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग से इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जिसके लिए बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है और वे हमारे बीच विषय वक्ता के रूप में उपलब्ध हैं। वर्तमान में वे बिहार नेशनल कॉलेज पटना में सहायक प्राध्यापक के पद पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमारे आग्रह पर अपने लिए विशेष समय निकाला है। वे हमारे छात्रों को विजन 2047 के विषय में अपने विचारों से अवगत कराएंगे। स्वागत है डॉक्टर दीपक कुमार राय सर। नमस्कार सर, मेरा वॉइस क्लियर है सबके पास? हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रहा है? जी सर। ओके जी। सबसे पहले मैं आपके महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज सर का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मध्य प्रदेश के शिक्षा के लिए, खासकर अपने राज्य और देश के शिक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनी बातों को रखूं। इसके अलावा मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने विशेषकर मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। इसके साथ साथ आज के जो भी हमारे मुख्य आयोजनकर्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, या इससे पूर्व में जो वक्ता थे, सभी का मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी बातों को मैंने सुना और काफ़ी विस्तृत जानकारी उन्होंने इस चीज़ को लेकर के दी। इसके अलावा मेरे कुछ सहपाठी हैं, मेरे कलीग हैं और आज जो भी उपस्थित सहभागीगण हैं, सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपनी बातों को, अपनी विजन्स को, अपने देश के पर्सपेक्टिव को आपके बीच में रखूं। तो आज, जैसा कि आज सभी को पता है, आज का हमारा जो प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है विकसित भारत। इसको मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं शेयर कर रहा हूँ, यदि शो करे तो बता दीजिएगा। ओके, विजिबिलिटी आ रही है क्या क्लियरली? क्योंकि हम बता दीजिए। यस सर, यस। ओके। तो क्योंकि हमारे काफी सीनियर्स प्रोफेसर्स और जो भी मुख्य वक्ता थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा। मैं थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू रखना चाहूंगा, खासकर कि जो हम विजन कर रहे हैं विकसित भारत की, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैंने विजुलाइज किया है, 1947 से 2047, यानी हमारा 100 साल का जो जर्नी है, हमें ये विजुलाइज करना है कि हम 1947 में कहाँ थे। हम एक वो भारत देख रहे थे जब हम 1947 में जस्ट आजादी की जो पंछी की तरह उड़ने के कगार पे थे और उड़े, और अब हम सोच रहे हैं 2047 हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जो पूरे विश्व पटल पे अपने आप को वर्चस्व जमाना चाह रहा है। हम चाह रहे हैं ऐसे भारत की कि एक विकसित भारत जो है डेवलप्ड कंट्री की तरफ कैसे अग्रसर हो, उसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं 2023 में, इन्होंने इस चीज को पटल पे रखा कि हम 2047 तक एक ऐसे डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ जाए जहां वो सारी सुविधाएं हो जो आज के समय में डेवलप कंट्री, जैसे कि आप अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो उन कंट्री की तरह हमारे पास भी वो सारी सुविधाएं हो और हमारे देश के सभी लोग एक बेहतर
जीवन यापन कर सके। हम ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें कम से कम बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि अभी हमारा जो भारत है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा, आप साउंड आ रहा है मेरे पास, म्यूट कर लीजिएगा जिनका भी माइक ऑन हो। ओके, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अभी हमारा भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। हम जरूर ये कह रहे हैं कि 2047 में जाते जाते हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम एक ऐसे इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं जहां हमारा इकोनॉमी का जो ओवरऑल जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि विश्व की एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम जैसे है ना, ये एक हमारी सोच जो है वो कैसी है कि हमारे बच्चे जब मास्टर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि आईएएस कंप्लीट करें। बट आईएएस कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जरूर है कि कुछ लोग इजीली क्रैक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं आप, मेहनत करना पड़ता है, उस सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो वही चीज हमारे लिए भी कि ड्रीम है हमारा कि हम 2047 में जाते जाते एक डेवलप कैटेगरी में आ जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। 2025 हमारा कंप्लीटली खत्म हो रहा है और हम 26 की तरफ जा रहे हैं। तो अगले क्या 19 से 20 साल में हम अपने इकोनॉमी को इतना बेहतर कर पाएंगे? अभी हमारी इकोनॉमी जो है 4.1 ट्रिलियन US डॉलर है, जो ऑलमोस्ट हम जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन क्या हम यूएस इकोनॉमी जो अप्रॉक्स 29 ट्रिलियन डॉलर है, क्या हम उसको वास्तविक में बीट कर पाएंगे? हम ऐसा इकोनॉमी की विजुअलाइजेशन कर रहे हैं जो वहां पहुंच जाए। होप हम जीडीपी में वहां पहुंच भी जाए, लेकिन हमारी समस्या और भी बहुत सारी होगी। सिर्फ एक विकसित भारत होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाए, क्योंकि हमें सोशल लेवल पे डेवलप्ड होना पड़ेगा, पॉलिटिकल लेवल पे डेवलप्ड होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना पड़ेगा, और सबसे मेजर चीज जो आने वाला जो फ्यूचर है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमें खासकर आईटी सेक्टर में डेवलप होना पड़ेगा, टेक्निकल डेवलप होना पड़ेगा। आप जो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जहां डेवलप इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है पूरी तरह से, तो हमें वहां डेवलप होना होगा। लेकिन क्या हम उन सारी सिचुएशंस को फेस करने के लिए अभी तैयार हो पाए हैं, या अगले 20 साल में हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप देखिएगा, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश के एडुकेशंस में हो या हमारे बिहार के एडुकेशंस में हो, तो हम कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रहे हैं। वो हम सिर्फ स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल पे भी यदि हम स्टडी करें तो वहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं है एडवांस जो डेवलप कंट्री में है। तो अब हम उसको थोड़ा सा, मैंने डेटा यहाँ पे लिया है, उस डेटा आपको देखने को मिलेगा मैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या है। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं पहला डेटा देख रहा हूँ कि कंट्री जीएनआई पर कैपिटा, आप देख सकते हैं कि जो डेवलप कंट्री, ये 2023 का है, उसको मैं अपग्रेड करके मैं आपको बता दूंगा कि आप वहां पे देख सकते हैं कि डेवलप कंट्री जैसे कि आप यूके, यूएस और नॉर्वे, उनका पर कैपिटा इनकम $84,090 के आसपास है। लेकिन जो अब बढ़ के 1 लाख से ऊपर चला गया नॉर्वे का $1,01,000 के आसपास उसका पर कैपिटा है, हाई इनकम ग्रुप में वो आता है। जबकि हम कहाँ पे हैं? लो इनकम ग्रुप। आप सोचिए कि हम अपने डेवलपमेंट का 75 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, और अगले 20 साल में क्या पॉसिबल है, इतना आसान होगा हमारे लिए कि हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से सीधा हाई इनकम ग्रुप में स्टैंड करें? इसके लिए हमें एनुअल लेवल पे कम से कम 7.2 से 7.3 जो है परसेंट जीडीपी होल्ड करना होगा एनुअल, और उसको मेंटेन करना होगा, स्टेडी ग्रोथ रेट। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैंने इसलिए लिखा भी है चैलेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट के लिए बहुत, अभी हम लोग एक्चुअल में ट्रांजिशन पीरियड में, एक ऐसा पीरियड जहां इकोनॉमी बहुत एक स्टैटिक लेवल पे आ गया है, लेकिन उसको यहां से डायनामिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और वो मॉडिफिकेशन सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं होना चाहिए, मेंटल लेवल पे होना चाहिए। हमारे जो यूथ है, हमारे जो
पॉलिटिशियंस है, हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है, हमारे जो एजुकेशनलिस्ट हैं, उनको मेंटल स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जा करके हम लोअर मिडिल इनकम से हायर इनकम की तरफ जाएंगे। क्योंकि अभी तो मिडिल, अपर मिडिल भी बचा हुआ है, अभी हमें उसको क्रॉस करते हुए वहां तक जाना है। तो ये रास्ता कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, और इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टैटिक प्लान लाना होगा, एक ऐसा प्लान जो धरातल पे वर्क करे, ऐसा नहीं किसी पेपर पे रह जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देख लीजिए, वो भी स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं रैंकिंग हमारा 130 के आसपास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 0.4 से भी नीचे हम स्टैंड करते हैं। जबकि आप दूसरे कंट्री को देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे है आपका, या और भी कंट्री है जो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो वो उसको सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जीडीपी $30 ट्रिलियन कर लेंगे तो हमारी कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाएगी, हम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये भी हमारे कंट्री को, हमारे गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कई सारे इंडिकेटर्स है, चाहे वो हेल्थ फैक्टर हो, चाहे एजुकेशन फैक्टर हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम फैक्टर हो, तो वो सारी क्राइटेरिया को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। फिर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा की तरफ बात कर रहा हूँ, जो कम से कम हमारे जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं या हमारे कलीग्स हैं, उनको कम से कम पता होना चाहिए कि अभी हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं और हम सभी को मिलके कितना मेहनत करने की जरूरत है। तब जा करके हम 2047 में एक डेवलप्ड इकोनॉमी भारत को बना पाएंगे, एक ऐसा इकोनॉमी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, सोशली स्ट्रांग होगा। तो यूजुअली आप यहाँ पे ये डेटा 2023 का था, लेकिन अब हमारा जो, मैंने ऑलरेडी आपको अपने कुछ प्रीवियस टाइम में कहा भी था कि हमारी इकोनॉमी $4.19 ट्रिलियन तक चला गया है, और अभी हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी जल्दी बन जाएंगे। लेकिन हमें सबसे बड़ा टारगेट होगा कि हम चाइना को कैसे बिट कर पाएंगे, हम यूएस इकोनॉमी को कैसे बिट कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑन पेपर कहने के लिए इजी है, लेकिन हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेवल पे भी बहुत वर्क करने की जरूरत है। फिर हमें दिक्कत आएगी जो हमारे युवाओं को फेस करना है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी भी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी हमारे युवा जो है वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ा, मैंने कई सारे वेबिनार और सेमिनार में मैंने देखा भी कि कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि समस्या सबसे बड़ी जो अभी के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की रही है कि उन्हें स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाता। यानी सोचिए, हमारा इंडिया अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा होल्ड करता है, सबसे ज्यादा। अभी हमारा 70% से ऊपर पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन, जिसकी एज जो है वो 20 to 35-36 ईयर है। एवरेज हमारा एज जो है वो 29 ईयर के आसपास है। उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे लोग अवेलेबल नहीं हैं जो प्रोडक्टिव है, स्किल्ड है। जी, एक्चुअल में डिग्री वाले लोग मिल जाएंगे आपको इंडिया में, जो हो सकते हैं जिनके पास मास्टर्स हो, पीएचडी हो, इनफैक्ट और मल्टीपल डिग्री उन्होंने होल्ड किया है। लेकिन समस्या कब आएगी? जब प्रोडक्टिव नॉलेज की बात आएगी, एक ऐसे नॉलेज की जिसको अप्लाइड फॉर्म में यूज किया जा सके। क्योंकि यदि एप्लीकेशन आता है तो आपको इजिली जॉब मिल जाएगा, कम से कम इस लेवल पे जॉब जरूर मिलेगा जिससे आप अपने परिवार का सर्वाइवल स्टेज क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन वहां एक समस्या हमारे इंडिया के साथ है। आप देख सकते हैं इंडिया 7.8 जो है वो % होल्ड करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बहुत दयनीय डेटा है हमारे इंडिया का। फिर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मैंने बात की, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा भी था कि इंडिया के साथ समस्या एक और आ रही है, वो कि हमारे पास जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी भी फेस करती है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि आपके यूनिवर्सिटीज में हो, और पूरे इंडिया में ये समस्या आ रही है। इनफैक्ट कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को हटा दिया जाए, आईआईटीज को हटा दिया जाए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को हटा दिया जाए, तो बहुत अच्छी कंडीशन हमारे यूनिवर्सिटीज की भी नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिएगा, मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था मॉर्निंग में डेटा, तो मैंने देखा कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है, सबसे ज्यादा आईटी थिंग्स पे खर्च कर रही है। इनफैक्ट नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टूल्स, एआई, इन पे इन्वेस्ट कर रही है। वहां हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं उनसे। वो अपने जीडीपी का मोस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि प्रोडक्टिव ह्यूमन फोर्स होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी को एक बूम मिलेगा। लेकिन हम लोग वहां कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है।
फिर बात आती है हंगर इंडेक्स। आप देखिएगा, जब आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिएगा, वहाँ इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 18 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सफोकेटेड है क्वालिटी ऑफ फूड को लेकर के। और यही रीजन है कि इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है 18.7%। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 18.7% जो चाइल्ड है वो किसी ना किसी वजह से अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। ये एक समस्या है। हमारे यहाँ अभी भी लोग, कई सारे डेवलप कंट्री के जितना पॉपुलेशन नहीं होगा उतने लोग रात में खाना उनको नहीं मिल पाता। ये एक मेजर इशूज है। ये एक समस्या है। ऑडिबल है ना, हम सुन रहे हैं सब आदमी? ठीक है, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों का। आवाज आ रही है मैं आपकी आईपैड अच्छे से से। जुड़ा हुआ हूँ इसलिए। आपकी आवाज आ रही ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और फिर मैं अब बात कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की। बात करिए तो वहाँ इंडिया का देख रहे होंगे सबसे ज्यादा झंडा हमारा फहरा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आप जस्ट देख सकते हैं 2 दिन पहले आईपीएल आपका T20 मैचेस भी कैंसिल कर दिया गया। कहीं ना कहीं वहाँ के एयर कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी इसकी वजह से। तो ये अच्छा संकेत हमारे लिए नहीं है। आप देख सकते हैं स्मार्टफोन यूजर हमारे देश में सबसे ज्यादा है। 70 करोड़ लोग यूज करते हैं इनफैक्ट आपके स्मार्टफोन। लेकिन जब आप देखिएगा हमारे कंट्री का, जब आप आईटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां थोड़ा सा हम लैग कर जाते हैं। डेटा कंजप्शन हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिव डेटा कंजप्शन की जब बात होती है जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो जब उस सर्वे का एनालिसिस कीजिएगा तो वहां हम लैग कर जाते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में इंडिया का एक भी यूनिवर्सिटीज नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम जब बात कर रहे थे ना, जब हम ये सब, मैं अभी आपको इसलिए बता रहा था कि जब हम विजन 2047 की बात करेंगे तो उसके पिलर्स में आप देखिएगा कि इन सारे पिलर्स को सेंट्रलाइज किया गया। तो जब तक उन पिलर के लिए ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि उन सारे पिलर्स जो आपके विजन 2047 के लिए रिक्वायर्ड है वहां हम अपने आप को पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो हाइपोथेटिकल विजन है उसको पूरा करने के लिए बेस लेवल पे इन सब चीजों को जो है वो बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ यूथ, हम सभी को, एज ए एजुकेशनलिस्ट, हम सभी को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, या जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के सोशल कल्चर, वो सब बेहतर हो सके। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया जो मैंने एक बेसिक जनरलाइज कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया स्टैंड कहाँ कर रहा है और हम ड्रीमिंग कहाँ के लिए कर रहे हैं, विजुअलाइज कहाँ के लिए कर रहे हैं। तो हम एक ऐसे भारत के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं जो कहाँ पे स्टैंड करेगा 2047 में। लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं, तो मैंने आपको वर्तमान की स्थिति बता दी। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है जिससे हम वहां पहुंच सके। फिर बात आती है कि पिलर्स जो है विकसित भारत के लिए क्या क्या है। तो युवा, हमें सबसे ज्यादा जो है केंद्रित करने की जरूरत है वो युवा पीढ़ी पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सारे डेवलप्ड नेशन का जितना पॉपुलेशन नहीं है उतना युवा हमारे इंडिया में। तो यदि हम युवा पीढ़ी को बेहतर कर ले तो आने वाला जो भारत होगा वो युवा एक प्रोडक्टिव यूथ के लिए होगा। निश्चित रूप से हम दूसरे इकोनॉमी से आगे निकल जाएंगे। फिर पॉवर्टी को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर कहा जाता है ना। मैंने कई सारे जो फिलॉसफी के बुक में मैंने देखा भी था कि जब तक आदमी भूखा है वो बेहतर सोच ही नहीं सकता। तो एक भूखा इंसान को आप ज्ञान नहीं दे सकते, एक भूखा इंसान को आप प्रोडक्टिव वे में आगे नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले जरूरत है कि कम से कम उसको खाना तो मिल जाए, तब ना वो हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सोचेगा, एक बेहतर भारत के लिए सोचेगा। यदि उसका आज ही बेहतर नहीं है तो कल के लिए वो कैसे सोच सकता है। हम फ्यूचर के लिए कब सोचते हैं, जब हमारा वर्तमान अच्छा होता है। तो हमें जरूरत है कि पॉवर्टी से हमें बाहर निकलने की। विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आप महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट नहीं बढ़ेगा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि विमेन जो है, खासकर जो महिलाएं हैं, वो आपके बाहर के इकोनॉमिकल कंडीशन को तो हेल्प करता ही करता है, बट वो जो घर की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे वो अपने बच्चे को बेहतर जो है वो कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, मोरल, वहां पे वो स्ट्रॉन्ग करता है। फिर फार्मर्स की कंडीशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान हमारे लिए क्या है, अन्नदाता। यदि फार्मर्स, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, रूट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो बेहतर नहीं होगा तो हम एक बेहतर भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर पिलर्स हैं जो हमें विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे। और इस पे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने इन चारों पे
अपना पूरा व्यू रखा, और उसके लिए उन्होंने आप कहा, ठीक उनकी सीखे हैं जो सर। डेवलपमेंट जो आइडियोलॉजी थी, ये मंत्र ठीक थी, वो सीखे ये हैं था हम। सबका अब साथ अगले सबका साल से विकास। सीयर हम सब मतलब क्या, खत्म कर देंगे, रखेंगे इंक्लूसिव सीयर। 4 से इंक्लूसिव बताए थे सर, यूज सपोर्ट, करेंगे लगातार, घर जाएंगे। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सर क्या प्रमोट बोले करेगा। सब नहीं। फिर बात आई इंक्लूसिव सपोर्ट हाँ विद इंक्लूसिव ग्रोथ, और वहां पे कैसा एक विश्वास होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, सब मिल के काम करेंगे, कोऑपरेशन पे काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आप मैनेजमेंट में देखते होंगे, वहां पे बड़ा अच्छा टर्म है, जैसे मैथमेटिकल में कहते हैं 1 + 1 = 2, नहीं, हो तो हम गया मैनेजमेंट में कहते हैं 1 + 1 सितंबर शुरू होगा, = हम maybe सबसे ले 11, लेंगे। बिकॉज देयर वही कोऑर्डिनेशन करेंगे इज ये। हाईली प्रोडक्टिव। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वैल्यू से आगे बढ़ के अपर्णा जी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं अपर्णा हमें जी का जरूरत ड्राइंग है बना एक दिए। एक बेटर कोऑर्डिनेशन की, जिससे हमें डेवलप्ड इंडिया नजर आएगा 2047 में। तो इसके लिए हमें ये जरूरत है। फिर डिफाइनिंग डेवलप्ड नेशंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इकोनॉमिकल सारे विजन्स। फिर इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ के लिए जरूरत है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड जीडीपी को, इंडियन जीडीपी को 30 ट्रिलियन की तरफ तेजी से लेके जाएंगे। मैंने कुछ देर पहले डिस्कशन भी कहा था आपको कि 7 to 8% जीडीपी ग्रोथ रेट हमें मेंटेन करना होगा, तब जा करके हम 30 to 35 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जाएंगे, और आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ तक, अब टाइम चूंकि हमारे पास भी लिमिटेड है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और सबको मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और इस पटल पे बोलने का। इसके लिए मैं सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक कुमार राय सर। आपने आज विकसित भारत की परिकल्पना को सचित्र और हमारे विद्यार्थियों और हमारे सभी जुड़े हुए मेंबर्स के बीच में इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया कि वह उनके दिमाग पर इस तरह प्रेजेंट हो जाएगा कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने देश पे जीडीपी, 30 ट्रिलियन डॉलर, आर्थिक परिवेश आदि और विषयों पर चर्चा रखी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम कैसे ध्यान रखकर अपनी अर्थव्यवस्था को उस ओर ले जा पाएंगे, कैसे हम 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए, जिससे हम अन्य देशों और भारत देशों के मध्य किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों से अपने विकासशील देश के अध्ययन को आगे ले जा पाएंगे। आपने हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं,